वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमको करने। तो यू कैन ओपन पेज नंबर 242। दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2, क्लास 11 के एनसीईआरटी बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट्स टू पॉन्डर तक डिस्कस किया था। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 9 है तो इसके सभी क्वेश्चंस जो हैं 9 से स्टार्ट होंगे, 9.1 से हम शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा दिए हुए, न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये स्टील वायर है। जहां पर जैसे स्टील वायर आप पढ़ते हो या सुनाई देता है तो आपके दिमाग में, जब हम रेफरेंस ले रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन की बात होगी तो सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस जो है स्टील के लिए कितना होता है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डेटा आपको रट जाएगा। तो लेंथ दी हुई है 4.7 मीटर। तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए, 4.7 मीटर लंबा एक तार। क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। इसका भी एक रफ आइडिया जनरेट कीजिए। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर। ये उतना ही खींचता है जितना कि कॉपर वायर खींचता है, जिसकी लेंथ 3.5 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर है। तो उससे मोटा है कॉपर का तार, फिर भी उतना ही खींचता है। लंबाई में कम है, फिर भी उतना ही खींचता है। इसका मतलब ज्यादा डक्टिलिटी किसकी हुई? ज्यादा डक्टाइल हुआ कॉपर। जो ज्यादा खींच सकता है आसानी से, उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। तो गिवन लोड यानी फिक्स है, लोड इज फिक्स्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर? हमें y का रेशियो निकालना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आंसर्स में जाकर आप इसके अगर सॉल्यूशंस देखते हैं तो सीधे आपको रेशियो यानी 1.8 मिलने वाला है। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? हियर इज द सॉल्यूशन। एक तरीका यह है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील वायर, गिवन डेटा को हमने लिख दिया, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। अब क्योंकि एक्सटेंशन दोनों में सेम है तो स्मॉल एल से दिखाया हमने एक्सटेंशन को, कैपिटल एल से दिखाया लेंथ को। तो स्मॉल एल सबस्क्रिप्ट एस, स्मॉल एल सबस्क्रिप्ट सी, उसको हमने एल दिखाया। तो यंग्स मॉडुलस वाई क्या होता है? एफ एल अपॉन ए एल होता है। तो वाई एस अपॉन वाई सी हमको निकालना है। वाई एस वाई सी दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखा, रेशियो लिया, कट पिट के जो बचता है वो एल एस ए सी अपॉन एल सी ए एस, ये बचा। इनकी वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये वैल्यूज रखेंगे तो 1.8 आ जाएगा। मैं समझता हूँ एक और फॉर्मेट की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी दिस इज अनदर फॉर्मेट। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो जो 1.79 आ रहा है उसको हम रफली 1.8 लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिगर 9.11 shows the stress strain curve for a given material। तो ये फिगर है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देख रहे हैं। यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, फिर ये जल्दी ही फ्रैक्चर पॉइंट आ गए हैं, टूट जाएगा यहाँ पे वायर, अगर वायर है। फॉर ए गिवन मटेरियल व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल? तो यील्ड स्ट्रेंथ यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे, या यील्ड स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे जहां पर यील्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप पीछे जा सकते हैं बच्चों, सीधे किताब में पेज पलट के आप आ जाए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर। तो जहां स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है यहाँ पर आप देखेंगे इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, एक तो ये है, और जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको स्ट्रेंथ बोला है, यील्ड पॉइंट जो कि इलास्टिक लिमिट है, और यील्ड स्ट्रेंथ जो है एस वाई है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया एस वाई वाई, ये रहा। तो जो यील्ड पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां से आपको पता चल गया। अब वापस हम वहीं पर चलते हैं। तो हियर वी आर विद दिस क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ इस मटेरियल के लिए निकालो। उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें डेटा दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पर है स्ट्रेन, वाई एक्सिस पर है स्ट्रेस। अब जानते हैं अगर स्लोप ऑफ द कर्व निकालेंगे तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप स्ट्रेस निकाल लेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगी। तो आंसर्स में देखेंगे तो दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन ग्राफ फॉर ए स्ट्रेस ऑफ 150 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन 0.002 है,
तो यहां से आप रेशियो निकाल के यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये 10⁶ है, ये 2 जीरो मिलाकर, यानी इसको माना है टॉप पॉइंट, क्योंकि यहाँ का डेटा हमारे पास है इसलिए अप्रॉक्सीमेट लिखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये ग्राफ यहाँ दूसरा आ गया बच्चों, तो डू नॉट बॉदर अबाउट इट। ग्राफ ये नहीं है, ग्राफ वही है, तो मिसप्रिंट होता है कई बुक्स में। तो ग्राफ से इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकाली हमने 150 के करस्पॉन्डिंग 0.002। ये देखिए 150 के करस्पॉन्डिंग बीच का हिस्सा ले लिया 0.002, और इसको लेकर हमने सॉल्व किया तो y आ गया 7.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी गलत है, ये आंसर पूछा कुछ और है और जवाब कुछ और दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पूछा है ए पार्ट में, और जवाब क्या दिया है ए पार्ट में, आप देख सकते हैं जवाब अलग है। सही जवाब ये बनेगा 7.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यील्ड स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली कोई 300 के करस्पॉन्डिंग दे दिया। 300 × 10⁻6 को हम 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट नीचे की वैल्यू हमारे पास ग्राफ में दिखाई नहीं दे रही। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन मे बी लाइक दिस। ये रहा ग्राफ, ये हमने यंग्स मॉडुलस निकाला, यील्ड स्ट्रेंथ के लिए वही हमने रफली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो ये जस्ट टच करते हुए है वो निकाला हमने। तो इट इज लाइक दैट। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर एज शोन इन फिगर 9.12। तो ये दिख रहे हैं हमको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ए के लिए ऐसा है, बी के लिए ऐसा है। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो स्केल लिया है वो हमने सेम लिया है। विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, किसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगी। तो स्लोप देख सकते हैं हम, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी ज्यादा होगी। तो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का। तो आप यहाँ देख रहे हैं गैप कम है, यहाँ पर यहाँ गैप ज्यादा है, तो ए का स्लोप ज्यादा है, ए की यंग्स मॉडुलस ज्यादा। विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो ज्यादा स्ट्रेस, जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, या बोले यील्ड स्ट्रेस ज्यादा है, यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो बी की ज्यादा है। तो इसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। तो 9.3 का आंसर मटेरियल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर। तोड़ने के लिए जो चाहिए मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी। तो वापस देखें ग्राफ को, ए को ही स्ट्रॉन्गर बता रहे हैं, क्यों, ये है फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पर ये है फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर कंपेयर करें तो दोनों के फ्रैक्चर पॉइंट ऐसे देखने में लग रहे हैं कि सेम ही लेवल पर है, पर अगर ये कह रहे हैं कि ए का फ्रैक्चर पॉइंट जो है ज्यादा ऊपर है, यानी स्ट्रेस ज्यादा है, तो इस ग्राफ में थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए होगी हमको। फिर आंसर्स के हिसाब से हम जा सकते हैं और ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट जो है थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं तो ये मैंने उठा लिया इसको यहाँ से, और अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर। जिससे कि आप कंपेयर कर सकें। तो अब हम देख पा रहे हैं कि बड़ा करके बी में जो ये फ्रैक्चर पॉइंट है ये ऊपर है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ बच्चों यहां से, और स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग हम देखें अगर लाइक दिस, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अगर मैं इसको F से दिखाता हूँ फ्रैक्चर पॉइंट और इसको दिखाता हूँ F डैश से, तो क्लियरली F डैश ऊपर है तो
सही जवाब तो बी आना चाहिए, जो लॉजिक दिया इन्होंने उसके हिसाब से। ये बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर। मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी। I do not agree with this answer according to the given graphs. Solution की बात करते हैं यहाँ पर। The graphs are drawn to the same scale. Which of the material has greater modulus? Which material is more ductile? इसमें कुछ पार्ट और जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब थे, पुरानी नई एनसीईआरटी में कुछ पार्ट हटा दिए गए। तो मटेरियल ए हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, क्योंकि इसका स्लोप इन द सेंस, ये जो गैप है बच्चों ये कम है, ये गैप ज्यादा है, इसका मतलब θ1 is greater than θ2. So θ1 is greater than θ2 means Young's modulus for A is greater than Young's modulus for B. सिंपल सा लॉजिक। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। अगर हम डक्टाइल कौन ज्यादा है, जिसमें हमें लॉन्ग यील्डिंग मिलेगी, ज्यादा टाइम तक यील्डिंग मिलेगी। मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल बी बिकॉज इट हैज लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्म, फ्रैक्चर होने से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये रीजन ज्यादा है बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट। और फिर पूछा है कौन ब्रिटल होगा, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल, डक्टाइल का उल्टा ब्रिटल, क्योंकि स्मॉल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, वो इंडिकेशन कम दे रहा है और टूट जा रहा है बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट। फिर लिखते हैं मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर देन बी बिकॉज मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। फिर से ये बोल रहे हैं मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, पर ग्राफ तो कुछ और कहानी कह रहा है जैसा हमने देखा तोड़ने के लिए फ्रैक्चर पॉइंट। तो एक और फॉर्मेट देखते हैं हम सॉल्यूशन का। दिस इज अनदर फॉर्मेट, इसमें दो ही पार्ट है। A is stronger than B. Strength of material is measured by amount of stress required to cause fracture corresponding to the point of fracture. सीधा उठाकर एनसीईआरटी का आंसर कॉपी किया है, पर फ्रैक्चर पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट अगर मैं आपको वापस दिखाऊं, फ्रैक्चर पॉइंट तो वापस मैं आपको ले आया हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। हियर इज द फ्रैक्चर पॉइंट जैसा आप देख रहे हैं, और आप खुद जज कर सकते हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट जो है इसमें ग्राफ्स की बात करें अगर हम, तो बी में ज्यादा ऊपर है कंपेयर टू ए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया। उस हिसाब से मेरा जवाब होगा बी, मटेरियल, यानी एनसीईआरटी से मिसमैच है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी भी भगवान ने नहीं बनाई और हम लोग भी भगवान नहीं हैं, तो गलती किसी से भी हो सकती है। Read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. The Young's modulus of rubber is greater than that of steel. रबर के लिए तो कम होती है हम जानते हैं, so it is false. The stretching of a coil is determined by its shear modulus. Coil की stretching, coil को खोलना, determined by shear modulus. I think it's true. चेक करते हैं। 9.4 का आंसर जो एनसीईआरटी में दिया है, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन पूछा है? रीड द फॉलोइंग बिलो केयरफुल, स्टेट विद रीजंस। देखिए रीजंस मांगे, सो यू हैव टू गिव रीजन। एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं पर आपको रीजन देने होंगे। फॉल्स, द यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज मोर देन रबर, बस खाली स्टेटमेंट लिख दिया, रीजन नहीं दिया है। सेकंड के लिए बोला ट्रू, कि वहां शेयर मॉडुलस काम कर रही है। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, false, because for given stress there is more strain in rubber than steel and modulus of elasticity is inversely proportional to strain. Okay, reason यहाँ पर दे दी हमने। B is true because the stretching of coil simply changes its shape change करता है spring का without any change in the length of the wire used in the coil, due to which shear modulus of elasticity is involved. तो जवाब मिल गया हमको बच्चों। 9.5, two wires diameter 0.25 centimeter, one made of steel another made of brass, एक पीतल का बना एक स्टील का बनाया, are loaded as shown, डायग्राम में जैसे दिखाया ऐसे हमने इस पे लोड लगाया। the unloaded length of steel wire is 1.5 meter
and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wires. इनमें कितना कितना elongation होगा वो हमें पता करना है. हम देख पा रहे हैं स्टील में 4 kg तो यहाँ हो गया, 6 kg, कुल मिला के 10 kg वेट लगेगा, प्लस ये ब्रास वायर का खुद का वेट जो होगा वो भी इसको खींचने में लगेगा. हालांकि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत पतला मान सकते हैं तार को हम. तो एनसीईआरटी में आपको सीधे आंसर्स मिलेंगे. 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये स्टील में होगा एलोंगेशन, 1.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये ब्रास में होगा. डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. स्टील पे लगने वाला फोर्स है 4 + 6 10 kgf. यूनिट पे गौर करें, kgf किलोग्राम फोर्स. उसको न्यूटन में बदलने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई किया. क्योंकि इसकी लेंथ 1.5 मीटर है और डेल्टा L1 हमको निकालना है, 2r1 इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर. व्हाट इज दिस? यहाँ देखें, डायमीटर दिया हुआ है हमको ना, रेडियस का डबल. तो r1 उससे हमने रेडियस निकाली, रेडियस निकाल के हम r की जगह वैल्यू रख सकते हैं या पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं. स्टील के लिए यंग मॉडुलस हम टेबल से उठा सकते हैं और यहाँ पर भी दिया हुआ है और रटा हुआ होना चाहिए आपको 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसे हमने F2 की वैल्यू लिखी, R2 की वैल्यू लिखी, Y2 की वैल्यू. नाउ Y1 में एक्सप्रेशन में एरिया की जगह पाई आर वन स्क्वायर लिखकर यहाँ से इसको कन्वर्ट किया हमने डेल्टा L1 की टर्म्स में, और सारे फैक्टर्स हमारे पास, सारी वैल्यूज हमारे पास है वो पुट की हमने और आंसर्स निकाल लिए. आंसर हमारे साथ. तो 1.49 इंटू 10⁻⁴ मीटर. स्टील में जो स्ट्रेच है वो ज्यादा है, ब्रास में कम है, बिकॉज ब्रास की लेंथ कम थी. अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ से हम देख रहे हैं जिसकी लंबाई ज्यादा प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस का भी डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं. ब्रास का तार जो है मोटा है. अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन. ये नेट फोर्स हमने निकाला, ऑलमोस्ट सेम मेथड. क्वेश्चन नंबर 6. द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्यूब की साइड आपको दे दी 10 सेंटीमीटर. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. यानी टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स हम लगाने वाले. शियर मॉडुलस दे दी आपको एल्यूमिनियम की 25 गीगा पास्कल. सबसे पहले तो कैपिटल जी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, 10 की पावर 9. व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस? कितना वो खिसक जाएगा. एनसीईआरटी में आपको सीधे सॉल्यूशन मिलेगा, डिफ्लेक्शन इतना होगा. और अगर डिटेल सॉल्यूशन हमें करना है तो डायग्राम बनाना अच्छा रहता है. डायग्राम से क्लैरिटी आ जाएगी. ये एंड फिक्स है और इधर 100 kg का लोड हमने लगाया, साइड 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदला हमने. तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस, shear modulus eta होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shearing स्ट्रेस स्ट्रेन. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालने के लिए F अपॉन A. तो एरिया जो आएगा इसका 0.1 इंटू 0.1 आएगा, और ईटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी. 0.1 into 0.1 becomes 0.01. That's why 0.01 is here. तो यहाँ lateral strain upon side of cube is shearing strain. ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज किया. lateral strain इक्वल टू shearing strain into side of the cube. हमें कैलकुलेट क्या करना था, what is the vertical deflection of this face. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन उसका निकालना था. तो लेटरल स्ट्रेन टर्म जो है गलत यूज की हमने, इसको हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन यूज करना चाहिए. एक्चुअल में वो जो शिफ्ट होता है डेल्टा एल वो है ये. अगर मैं फिर से आपको डायग्राम में दिखाऊं तो आप थ्योरी पे जा सकते हैं बच्चों. से रिलेटेड जो थ्योरी है वो यहाँ पर इस डायग्राम से भी देख सकते हैं. फोर्स लगाने पर इसी का वर्टिकल फॉर्मेट वो है. तो डेल्टा एल जो है वो ये चीज है जो कैलकुलेट करनी है. वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये है जो हमें कैलकुलेट करना है. आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं. तो ये डिफ्लेक्शन हमको कैलकुलेट करना था.
क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे थे. Another format of solution. साइड को 0.1 मीटर, मास अटैच 100 kg, शेयर मॉडुलस 25 गीगा पास्कल है, 25 × 10⁹, शेयर मॉडुलस ईटा जो है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन. तो यहाँ से हमें डेल्टा एल पता करना है. तो डेल्टा एल पता करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमने डेल्टा एल निकाल लिया 3.92 × 10⁻. इसको हम लेटरल स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, वो गलत है उस किताब में. The vertical deflection of this face of the cube is 3.92 × 10⁻⁷ मीटर. इस तरह से यार. Question number 9.7. Four identical hollow cylindrical columns of mild steel. अगर नाम नहीं सुना है तो सुन लो बच्चों, ध्यान से दिमाग में बिठा लो. माइल्ड स्टील, ये बहुत मिलने वाला है आपको इंजीनियरिंग में. जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर में माइल्ड स्टील बहुत पढ़ेंगे, इससे फैमिलियर हो जाएंगे. तो चार बिल्कुल एक जैसे हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े स्ट्रक्चर को. जैसे कि पानी की टंकी होती है, उसके जो पैर हैं गोल, या जैसे हाथी और हाथी के गोल गोल पैर, गोल खंबे जिन पर कोई स्ट्रक्चर टिका हुआ है. 50,000 kg वेट ये सस्टेन कर रहे हैं. इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compression. अब ये यूनिफॉर्म जो दिया इसका मतलब एक के ऊपर डिवाइडेड बाय 4 आएगा, इसका डिवाइडेड बाय 4. कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, कितना स्ट्रेन उनमें डेवलप हो जाएगा. तो कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्या करना पड़ेगा, एरिया से स्ट्रेस निकालेंगे. फिर माइल्ड स्टील दिया हुआ है तो माइल्ड स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस हमको पता है, तो उससे स्ट्रेन निकाल सकते हैं. क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां पर पिक्चर में आएगी? यू हैव टू थिंक अबाउट दिस. एनसीईआरटी का आंसर मैं अगर आपको दिखाता हूं, सीधे एक डेटा है 2.8 × 10⁻⁶. इवन यूनिट भी नहीं है. क्यों नहीं है, कारण बताइए, यूनिट क्यों नहीं है. क्या पूछा है, कंप्रेशनल स्ट्रेन है. स्ट्रेन इज यूनिटलेस, दैट्स व्हाई यूनिट इज नॉट हियर. 9.7 2.8 × 10⁻⁶. इतना उनमें चेंज आएगा, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं. स्ट्रक्चर डायग्राम चाहे तो हम बना सकते हैं. आउटर रेडियस दी है, इनर रेडियस दी है, इससे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे. हर एक कॉलम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मिल गया. टोटल मास सपोर्टेड है तो एक के हिस्से में कितना आया, उसका डिवाइडेड बाय 4, 12500 kg. तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस हमने निकाला, यंग्स मॉडुलस हमने यूज की 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रिलेशन यूज किया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल केस ही हमने लिया है. तो भले ही वो सिलिंड्रिकल थे, उसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Here is another format of solution. एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एक ही बार में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और से स्ट्रेन निकाल के कंप्रेशनल स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Piece of copper having a rectangular cross section 15.2 millimeter into 9.1 millimeter. तो इमेजिन कीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कॉपर का पीस है. इस पुल्ड इन टेंशन, खींच रहे हैं उसको 44,500 न्यूटन का फोर्स लगाकर, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, खाली इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें हो रहा है, यानी हम उससे आगे रेंज में नहीं जा रहे हैं. कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कितना होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर 0.127, क्योंकि स्ट्रेन में यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं है. और कैलकुलेशन आप देख रहे हैं बहुत ही इजी. हाँ, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मॉडुलस यहाँ काम आएगी. शेयर मॉडुलस ऑलरेडी दी हुई है, तो शेयर मॉडुलस ही हमें काम में लेनी. बस आपको जो समझना है वो ये कि एरिया कौन सा आप लेंगे. उस एरिया को समझने के लिए अगर डायग्राम बनाकर समझें तो बेटर होगा. एरिया हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये वाला एरिया काम में लिया है. टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन द पीस ऑफ कॉपर, तो डायग्राम इसका बना लें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गया. 9.9. Steel cable with radius 1.5 centimeter supports a chair lift at a ski area. चेयर लिफ्ट आप समझ रहे होंगे, किसको कहते हैं नहीं समझ रहे हैं तो गूगल कीजिए, आंसर देखिए, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है. जैसे वो पहाड़ पे चलाते हैं ट्रॉली. If the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support?
आपको एफ निकालना है, आपको सिग्मा दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है। यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे आंसर 7.07 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतना मैक्सिमम फोर्स वो सह सकता है। सॉल्यूशन फिर से इजी है, मैक्सिमम लोड इज मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, इससे आपको आंसर मिल जाएगा लाइक दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट, इस वीडियो में आखिरी सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद बाकी बचे हुए सवाल बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा, है ना। तो 2 वीडियो में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, एडिशनल एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, रिजिड बार है, मास 15 kg, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स, 3 वायर्स से उसको लटका दिया, ईच 2 मीटर लॉन्ग। Those at each end are of copper, जो किनारे पर हैं वो तांबे के बने हुए हैं, and the middle one is of iron, बीच वाला आयरन का। Determine the ratios of their diameters if each is to have the same tension। हम चाहते हैं सभी में सेम टेंशन हो, जैसे कि वो टेढ़ी ना हो, तो उसके लिए उनके डायमीटर्स का रेशो क्या होना चाहिए। तो ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। डायमीटर का रेशियो हमें सीधे मिल रहा है आंसर में, डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ आयरन 1.25 होना चाहिए, यानी कॉपर का डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, कॉपर का डायमीटर आयरन के डायमीटर का 1.25 गुना होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1.25, 1.25 सवा। तो डिटेल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं इसका, each wire has same tension F, so each wire has same extension due to its mass of rigid bar, as each wire is of same length, hence each wire has same strain। if diameter d है तो एरिया को पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, वहां से फॉर्मूले का फॉर्मेट ये बन गया। तो डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/y आ रहा है, उसी से हमने डायरेक्ट निकाले 1.31। तो यहाँ आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है, 1.25 गुना की जगह 1.31 आ रहा है। तो अनदर फॉर्मेट एक और देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन का फॉर्मेट चेक हो जाएगा। y को लिखा हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि होता है वैल्यूज डाली स्ट्रेस की अपॉन ए अपॉन स्ट्रेन, और एरिया को पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखा, तो ये 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर आ गया। f टेंशन फोर्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, d डायमीटर है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d स्क्वायर। ये हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से। आयरन की यंग्स मॉडुलस हमको टेबल से मिल जाएगी, नहीं तो इसमें दी हुई रहेगी। डायमीटर ऑफ आयरन d1 है, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर वो टेबल से भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी दी हुई रहेगी। तो सीधे सीधे ये बड़े काम का फॉर्मूला हो गया, d1 अपॉन d2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y1 अपॉन y2, और यहाँ से आ रहा है ये अंडर रूट आप यहाँ से हटा लें, 1:25:1 ऐसा यहाँ लिखा है। पर अगर मैं 19/12 करता हूं, 19/12, तो आप देखेंगे 19 डिवाइडेड बाय 12 आता है बच्चों 1.58, 19/12, और उसका अंडर रूट मुझे निकालना हो, ठीक है। तो 1.58 का अंडर रूट अगर मैं निकालता हूं, तो मुझे मिलता है 1.25, जो कि इसका सही आंसर है। इट इज लाइक दैट। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।